गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हमारे 38 का सेकंड चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी और सत्ता कैसे स्थापित होती है। हम इसमें जो मेन चीज़ पढ़ेंगे और हम ज़्यादा से तेज़ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको भी थोड़ा रिवाइज करना है। फिर आप पढ़ा करें, फिर आप हमसे पूछा करें कि कोई डाउट है तो। हम पढ़ेंगे मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बड़े हिस्से पर हिस्से पर कंट्रोल किया और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीयता रियासतें कायम कर ली थी और जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी थीं, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। हम 18वीं सदी तक हम उत्तरार्ध में राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप बता सकते हैं कि अंग्रेज़ पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? जो भारत में अंग्रेज़ आए थे वो व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाके कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर भी ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने एक दिन में इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए? आगे क्या कारण रहा होगा, तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। हम देखेंगे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही है वो 1600 में आ रही है और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। जो कंपनी आई थी यहाँ पर वह व्यापार के लिए आई थी और उसने पूरब में उन्होंने अपना व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाके खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। यहाँ से जो कंपनी थी वो यहाँ से वस्तुएं बनाकर अपने वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी ओर व्यापारिक कंपनी में प्रतिस्पर्धा कोई भय नहीं था। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफे कमा सकती थी और कोई प्रतिस्पर्धी नहीं हो तभी वह सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। तो हम देखेंगे वाणिज्य है क्या? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों की सस्ती कीमत पर खरीदकर और उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार जरिए मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोका जा सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करा दी थी या करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। अब कहने का अर्थ ये है कि हम शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों ने पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था, लेकिन जो शाही दस्तावेज था जो अदर देशों की कंपनियां थीं वो भी उनको आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने में इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 1498 में पहली बार जो भारत में आया था पुर्तगाली वो था वास्को डी गामा, जो केरला में आया था। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापार भी सामने आ गए थे और समस्या यह भी थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बाज़ारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी थीं। उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा था। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक यही रास्ता था, वो अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों की लड़ाइयाँ शुरू कर दी थीं। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता कोई भी सही
कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों का आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अब बस्तियों को किलेबंद करने के, व्यापार से मुनाफा कमाने के इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में से टकराव होने लगे थे आपस में। ईस्ट इंडिया कंपनी में अब व्यापार शुरू करती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल से अपना व्यापार शुरू करती है। पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी से यहाँ से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारी कंपनी उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 में तक कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर एक तरफ किला बनाना शुरू कर दिया था और 2 साल बाद उसे मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों को ज़मींदारी भी खरीद ली थी। अब उन्होंने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली थी। इनमें से एक गाँव था कालिकाता, जो बाद में कलकत्ता बन गया। इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। हम देखेंगे उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी और व्यापार चलाते रहे उन्हें छूट नहीं थी, लेकिन उनसे शुल्क चुकाने में इनकार कर दिया था। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते। तो हम कल पढ़ेंगे व्यापार से युद्धों तक। उसके बाद अगली हेडिंग आएगी हमारी कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे थे, और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टीपू सुल्तान पढ़ेंगे और मराठों से लड़ाई पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, और जो मैंने पढ़ाया है इससे आप अच्छे तैयारी करें, जो पढ़ाया उसे रिवाइज करें। डाउट हो तो आप मेरे से कंफर्म करें। बहुत अच्छा चैप्टर है और ये हम 1-2 दिन में फिनिश कर देंगे, और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।